हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पनामा नहर की, क्योंकि एक समझौते के तहत पनामा नहर का नियंत्रण अमेरिका के पास जाते हुए दिख रहा है। हालांकि बीते दिनों हुए चुनावों के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये बात रखी थी कि अमेरिका के द्वारा पनामा को पनामा नहर का नियंत्रण देना अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण कार्य था और ये कार्य नहीं किया जाना चाहिए था। मैं अपने शासनकाल के दौरान फिर दोबारा अमेरिका के नियंत्रण में ही पनामा नहर को लेकर के आऊँगा। अब ऐसी स्थिति में कई विकल्प हैं, साम दाम दंड भेद, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ ऐसा ही कार्य यहाँ पर किया भी जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए सभी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या कह रही है। तो न्यूज़ का कहना है कि ट्रंप हेल्स रिक्लेमिंग ऑफ पनामा कैनाल आफ्टर ब्लैक रॉक लेड ग्रुप्स डील टू बाय स्टेक। तो देखिए भाई, अमेरिका की दरअसल एक कंपनी है, एक फर्म है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक के तहत एक कंपनी है, एक यूनिट है जिसका नाम है कंसल्टियन। अब इसके द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल एक डील की जा रही है और उस डील के माध्यम से चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं और बदल करके हम देख रहे हैं कि पनामा कैनाल के बंदरगाहों का नियंत्रण अमेरिका के पास आ जा रहा है। चीज़ें कुछ इस प्रकार से चल रही हैं कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई पनामा कैनाल अमेरिका के नियंत्रण में रहनी चाहिए, और जिस समय ये क्लेम कर रहे हैं, क्लेम करते समय कुछ रीजंस भी बता रहे हैं। इनका एक रीज़न है पनामा के क्षेत्र में अमेरिका के सामने चीन के प्रभाव का बढ़ना। अब दरअसल सबकी स्थिति ये होती है कि भाई मेरा क्षेत्र है तो मेरा प्रभाव रहे, और अमेरिका तो वैसे ही महाशक्ति है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कहा गया है कि पनामा वाले क्षेत्र में लगातार चीन की भूमिका बढ़ रही है, प्रभाव दिख रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने और जो बाकी रीजन बताए उसमें ये कहा है कि पनामा कैनल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और वर्तमान में चीज़ें इस प्रकार से जा रही हैं कि अब हमसे बढ़े हुए टैरिफ वसूले जा रहे हैं। मतलब एक समय ऐसा था कि हमने ही आपको इस कैनाल का नियंत्रण दिया और अब आप हमसे ही बढ़े हुए टैरिफ ले रहे हैं, हमसे ही अधिक शुल्क ले रहे हैं इस कैनाल से गुजरने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन रीज़न के साथ हम लोग देख रहे हैं कि डिस्प्यूट जो है वो बढ़ता जा रहा है पनामा और US के बीच में, और लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं और गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है, अब इसी के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि नई जो न्यूज़ सामने आई है जिसमें पता चलता है कि अमेरिकी कंपनी जो है ब्लैक रॉक, इसी के ग्रुप की दूसरी कंपनी जिसका नाम है कंसर्टियम, उसके द्वारा डील की गई है फिलहाल CK हचिसन से। ठीक है, तो CK हचिसन नाम की जो कंपनी है, दरअसल ये कंपनी हांगकांग की कंपनी है, और हांगकांग की इस कंपनी का नियंत्रण रहा है बीते 20 वर्षों से पनामा कैनाल के 2 बंदरगाहों पर। अब जिन 2 बंदरगाहों पर इसका नियंत्रण था उसमें एक बंदरगाह का नाम है बाल्बोआ और दूसरे का नाम है क्रिस्टोबल। अब ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनी है कंसर्टियम, वो कंपनी फिलहाल CK हचिसन से इन दोनों ही बंदरगाहों के 90% शेयर खरीद रही है, जिससे कि मामला जो है वो पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में आता हुआ दिख रहा है, और इन दोनों ही बंदरगाहों का स्वामित्व और संचालन का अधिकार फिलहाल आ जाएगा कंसर्टियम के पास में। क्लियर है बात सारी, और इसी वजह से यहाँ पर मामला यही चल रहा है कि जो चाहत थी डोनाल्ड ट्रंप की पनामा कैनाल के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की, वहाँ हम लोगों ने देखा कि पनामा की सरकार ने विरोध किया, लेकिन हांगकांग की कंपनी CK हचिसन ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों को पूरा करने में बड़ा ही योगदान दिया। ये स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। अब फिलहाल जो मामला है वो कुछ इस प्रकार का है। पनामा एक देश है, और पनामा जो देश है ये है दक्षिणी मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र का देश है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। ये पनामा नहर यहाँ पर बनी हुई है, और इस पनामा नहर की जो कुल लंबाई है वो है 82 किलोमीटर। अब 82 किलोमीटर लंबी यह एक कृत्रिम नहर है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल है, और प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिली, इंसानों के द्वारा बनाई गई है। कैसे बनाई गई ये बात मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो कैनाल है, इस कैनाल के उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं पर 2 अलग अलग बंदरगाह हैं। दक्षिणी बिंदु पे जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट ऑफ बाल्बोआ, यानी कि बाल्बोआ बंदरगाह, और उत्तरी बिंदु पर जो बंदरगाह है उसका नाम है क्रिस्टोबल। अब फिलहाल ये दोनों ही वो बंदरगाह हैं जो डील के तहत शामिल हैं और आने वाले हैं अमेरिकी कंपनी के नियंत्रण में, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही खुश हैं, कंपनी की सराहना कर रहे हैं, और फिलहाल चाइना और पनामा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति का कहना है कि भाई ये भ्रामक खबर है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झूठ फैला रहे हैं, लेकिन डील जो है उसको लेकर के बातचीत बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अब ज़रूरी है कि थोड़ी बात हम लोग पनामा कैनाल के बारे में समझें कि क्यों फिलहाल अमेरिका इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और अगर मान लो कि हमारे पास में कोई विकल्प हम लोग बनाना चाहें, या हमारे पास क्या विकल्प मौजूद है पनामा कैनाल के जगह किसी और स्थान से इन महाद्वीपों को पार करने के लिए, तो क्या स्थिति है। तो देखिए, अभी हम जब कभी भी
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने की बात करते हैं, तो देखिए ऐसी स्थिति में हमारे पास विकल्प जो है वो पनामा कैनाल ही होती है। अगर मान लीजिए कि हम इस पॉइंट का इस्तेमाल ना करें इस जगह को क्रॉस करने के लिए या अमेरिका को पार करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में दूसरा विकल्प क्या है? तो देखिए दूसरा विकल्प जो है वो हमें मिल जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हमें जाना पड़ेगा टेरा डेल फ्यूगो पे, जहां पर है फिलहाल स्ट्रेट ऑफ मैगलन, यानी कि यहाँ पर मैगलन जल डमरू मध्य है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को पार करने में मदद कर सकता है, ठीक है, काफी हेल्प करेगा। अब हेल्प तो हमें हो जाएगी, चीजें तो हो जाएगी, पर इससे क्या चीजें बदल जाएंगी? तो देखिए बदलेगा की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि अगर आप लोग दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को पार करने के लिए मैगलन जलडमरू मध्य से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 22 दिनों का अधिक समय लगेगा पनामा कैनाल की तुलना में, और ये समझ लीजिए कि 8000 माइल्स का अधिक सफर आपको यहाँ पर तय करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा थकान होगी, इसके अलावा परेशान बहुत ज्यादा हो जाओगे, और वहीं साथ साथ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने आप में इतना ज़्यादा भयंकर है कि यहाँ पर बर्फीले तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो ये दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो इस बिंदु की तुलना में जो पनामा कैनाल है वो बहुत ज़्यादा सेफ है और हमें बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। और आप चीज़ें समझिए किस प्रकार से बदल रही है। पनामा कैनाल जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और वहीं आपकी फिलहाल जो वर्तमान में दूसरी बात है मैगलन जल डमरू मध्य की, वो स्थिति आपको यहाँ देखने को मिले। तो समझिए कि यहाँ से आकर के इस पॉइंट से पार करना कितना ईजी है, और पर्यावरणीय जलवायु दशाएं जो है वो भी काफ़ी ठीक मिलेगी इस वाले बिंदु की तुलना में। तो इसी वजह से पूरी दुनिया की जो नजर है वो फिलहाल पनामा कैनाल पे ही रहती है, और सभी के लिए लाभ का विषय ही यही रहता है। अब फिलहाल जो लाभ का विषय है वही लाभ का विषय डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दरअसल मामला जो है फिलहाल वर्तमान में इस प्रकार का हो गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम ये देख रहे हैं कि पनामा ने अब यहाँ पर लेक्स के पानी को थोड़ा सा अपने लोगों की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, तो देखिए उसके पीछे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले पनामा कैनाल का सिस्टम। दरअसल पनामा कैनाल का जो सिस्टम है यहाँ पर गेट लॉक सिस्टम है, हम लोग ये भी देखते हैं, और ये खास कैनाल है अपने आप में। इस मामले में गेट लॉक सिस्टम क्यों है? दरअसल जो पनामा कैनाल वाला एरिया है वहां पर जो महासागर का जल है उसके नीचे का हिस्सा एक समान नहीं है, ये एक पहाड़ की आकृति हमें यहाँ पर इसके नीचे देखने को मिलती है। अब ऐसी स्थिति में जब कभी भी किसी भी जहाज को यहाँ से पार होना पड़ता है तो गेट लॉक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। गेट लॉक सिस्टम इस प्रकार से है कि जब कभी भी कोई भी जहाज यहाँ पर आकर के रुकता है तो रुकने के बाद गेट बंद किए जाते हैं, वाटर लेवल इक्वल किया जाता है, वाटर लेवल बराबर करने के बाद फिर दोबारा जहाज को आगे बढ़ाने के लिए पीछे का गेट बंद किया जाता है, फिर पानी को ऊपर बढ़ाया जाता है, फिर लेवल इक्वल किया जाता है, जिसके बाद में पीछे का गेट फिर बंद किया जाता है, फिर जहाज को उठाया जाता है लिफ्ट के द्वारा पानी बढ़ा करके, तब जाकर के यहाँ तक आप पहुंचते हैं, जिसके बाद फिर आगे बढ़ने की स्थिति में आपको फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है इस क्षेत्र को पार करने के लिए। तो अब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम दरअसल यहाँ पर कुछ लेक्स के माध्यम से हो पाता है, जहां पर शामिल है हम लोग देखते हैं कि इसी लेक जो लेक है उस लेक को कहा जाता है गुटेन लेक, ठीक है। तो ये जो गैटून लेक है, ये गैटून लेक यहाँ पर बड़ी भूमिका निभा रही है, ठीक। तो गैटून लेक है, गैटून लेक के अलावा जो साथ में यहाँ पर मीला फ्लोरेस लेक भी है। तो इन लेक से पानी लिया जाता है और पानी लेकर के चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि गेट्स के नाम भी बने हुए हैं। एक गेट यहाँ पर की जो स्थिति है यहाँ पर गेट की, उसको नाम दिया गया है गैटून लॉक्स। दूसरी स्थिति यहाँ पर जो हम देख रहे हैं उसको नाम दिया गया है पेड्रो मैगुअल लॉक्स, और तीसरी स्थिति है वो है मीरा फ्लोरेस लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो गेट लॉक्स हैं उनको नाम भी इस प्रकार से अलग अलग दिया गया है। जो दो लेक्स हैं याद रखिएगा, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा खास विशेषता है। लेकिन अब दरअसल हो क्या गया है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का मामला हम लोग लगातार देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से पनामा ने जो लेक्स का पानी है वो अपने लोगों की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लेक्स का पानी लगातार कम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई नदियां भी सूख रही हैं, जल स्तर जो है वो बदल रहा है सभी जगह पर। तो इसी वजह से फिलहाल पनामा की स्थिति ऐसी बन गई है कि वो लेक्स का पानी अपने लोगों के पीने और जीवन के लिए इस्तेमाल करने के लिए डाइवर्ट कर रहा है। अब इस वजह से क्या हुआ है कि जो पनामा कैनाल के अंदर जहाज़ों का आना जाना है वो थोड़ा सा बाधित हो गया है, और जहाज़ों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि वाटर लेवल यहाँ पर थोड़ा डाउन हुआ है। अब जहाज़ों की कम संख्या होने के बाद हम देखते हैं कि पनामा कैनाल पनामा के लिए रेवेन्यू का भी एक बड़ा सोर्स है। तो अब ऐसी स्थिति में चीज़ें यहाँ पर इतनी गड़बड़ हो गई है कि पनामा अपने रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर टैरिफ रेट्स, यानी कि यहाँ से आने जाने के जो रेट्स है उसको बढ़ा भी रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की चिंताएं भी प्रबल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और काफ़ी दिक्कतों में आ रहा है फिलहाल यहाँ पर अमेरिका। तो इसी वजह से अमेरिका लगातार क्लेम कर रहा है। अब यहाँ से जो जहाज़ गुजरते हैं उन जहाज़ों के गुजरने की स्थिति इस प्रकार है कि एक साल में लगभग 12,000 जहाज़ जो है यहाँ से गुजरते हैं, और 12,000 जो जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं उन जहाज़ों के लिए हमें ये भी पता चलता है कि 170 देशों के लगभग 1920 बंदरगाह जुड़ते हैं, ठीक है।
मतलब इस प्रकार से जहाज़ों का आना जाना रहता है। अब जितने जहाज़ यहाँ से आ जा रहे हैं उसमें से आप ये समझ लीजिए कि 3/4 जहाज़ ऐसे हैं जो या तो अमेरिका की तरफ जाते हैं या फिर अमेरिका से वापस आते हैं। मतलब मुख्य भूमिका इस कैनाल पर अमेरिका की ही बनी हुई है और उसी का ही आना जाना है, उससे जुड़े हुए जहाज़ों का आना जाना यहाँ पर ज़्यादा होता है। अब जब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में टैरिफ भी आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, आपकी चीज़ें कंप्लीट भी इस प्रकार से हो रही है, तो आपको ये जो जाता हुआ पैसा है वो बहुत अखर रहा है और चीज़ें आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि भाई अपने नियंत्रण में ले लेंगे तो पैसा वैसा नहीं भरना पड़ेगा और पहले वैसे भी था ये हमारे पास ही, तो इसी वजह से अगर दोबारा हमारे पास आ जाए तो चीज़ें कुछ नहीं बदलेंगी और चीज़ें ठीक ही रहेंगी। ये यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। अब बार बार ये बात सामने आ रही है कि पहले पनामा कैनाल का नियंत्रण अमेरिका के पास ही था और ये अब फिलहाल पनामा के पास चला गया, तो ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ, जरा इस रीज़न को भी एक बार समझते हैं। इस कहानी के पीछे क्या स्थिति है उसको जानते हैं अच्छे से। तो देखिए, पनामा कैनाल मैं आपको बता चुका हूँ कैसी है, आर्टिफिशियल है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई है। प्राकृतिक रूप से तो देखो ये हमें मिली नहीं है। अब प्राकृतिक रूप से हमें ये नहीं मिली है तो इसके पीछे की जो कहानी है वो शुरू होती है 1530 के दशक में। ठीक है, 1530 के दशक में हम देखते हैं कि कहानी जो है वो शुरू होती है। 1530 के दशक में दरअसल जो कुछ स्पेनिश उपनिवेशवादी थे उन लोगों ने सोचा कि एक रास्ता तैयार किया जाना चाहिए दक्षिणी मध्य अमेरिका से गुजरने के लिए या महासागरों को कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, एक जगह थी इस्थमस, तो इस्थमस के जो संकरे किनारे या थे या संकरे बिंदु थे उनको काटने का कार्य किया गया कैनाल को बनाने के लिए और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी और अंतर महाद्वीपीय एक नहर बनाने का काम यहाँ पर शुरू हुआ। हालांकि चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे आगे चली, बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीज़ें फिर बदलती हैं, खासतौर पे 1878 में आकर के। 1878 के तहत हम देखते हैं कि जो पनामा था, पनामा उस समय स्वतंत्र देश नहीं हुआ करता था, दरअसल ये कोलंबिया के अधीन था। कोलंबिया ने इसको एक प्रांत की मान्यता दे रखी थी। अब कोलंबिया का प्रांत था तो मतलब अधिकार किसका है, कोलंबिया का अधिकार है। तो कोलंबिया ने 1878 में फ्रांस के इंजीनियरों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस दौरान फ्रांस के इंजीनियरों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि ये पनामा कैनाल को आप पूरा सेट कीजिए और बढ़िया से इसको बनाइए। ऐसी स्थिति में फ्रांस के इंजीनियरों ने काम तो शुरू कर दिया लेकिन काम पूरा नहीं कर पाए, वहीं हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रमिक और इंजीनियर मर गए। ये घटना काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना बन गई और पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट फेल हो गया यहाँ पर। अब जब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो प्रोजेक्ट की फेलियर को देखते हुए अमेरिका सामने आता है 1903 में और अमेरिका 1903 में सामने आकर के बोलता है कोलंबिया से कि देखो भैया, तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट तो फेल हो गया था, चीज़ें नहीं हो पाई सक्सेसफुल। अब एक काम करते हैं, आप हमें ना स्थायी रियायत दे दो, यानी कि जो पनामा कैनाल है उसको निर्माण तो हम कर देंगे लेकिन निर्माण करने के बाद अनिश्चित काल के लिए उसके प्रशासन का अधिकार भी हमें चाहिए होगा। अब जब ये बात कोलंबिया के सामने रखी गई तो कोलंबिया ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, कह दिया कि बात ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते और मामला जो आपका गड़बड़ वाला, आप प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, आप अपना बल दिखा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं है ठीक। अमेरिका के पास फिर दोबारा वही ऑप्शन, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था, साम दाम दंड भेद। अब अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया कि 1903 में जिस समय कोलंबिया ने खारिज कर दिया अमेरिका का प्रस्ताव, उसी समय अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी, स्वतंत्रता को समर्थन देना शुरू कर दिया। अब पनामा भी स्वतंत्र होना चाहता था और अमेरिका से समर्थन मिल रहा था तो उसकी और बल्ले बल्ले हो गई। अब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 3 नवंबर को ही अनाउंस हो गई पनामा की स्वतंत्रता। 3 नवंबर को पनामा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कोलंबिया से कह दिया कि जी सब चीज़ें अब हम अपनी मर्जी से करेंगे, आप कोलंबिया का कोई भी मामला रहेगा नहीं। तो अमेरिका को बड़ी खुशी हुई। 3 नवंबर को होती है स्वतंत्रता और इस डेट के 3 दिन के बाद ही हम लोग देखते हैं कि एक समझौता संपन्न किया जाता है, उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कितने दिन के बाद? मात्र 3 दिन के बाद ही। तो राजदूतों के बीच में समझौता होता है पनामा नहर को लेकर के। यहाँ पर पनामा नहर के निर्माण का अधिकार भी अमेरिका को मिलता है और साथ साथ अनिश्चित काल तक प्रशासन करने का अधिकार भी अमेरिका के हिस्से में आ जाता है और अमेरिका पहले निर्माण करता है। निर्माण इसका पूरा होता है 1914 में आकर के और 1914 से फिर ये नहर पूरी तरह से चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। हालांकि जिस समय अमेरिका ने काम संभाला उस समय भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रमिकों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पर 1914 में पनामा नहर शुरू हो जाती है और चीज़ें बढ़िया से चलती हैं। उसके बाद अमेरिका ही सभी चीज़ें इसकी संभाल रहा होता है। लेकिन जब अमेरिका सभी चीज़ें संभाल रहा था तो उसके बाद देखते हैं कि कुछ ही समय तक चीज़ें ठीक रहती हैं, बाद में सुएज नहर को लेकर के कुछ विवाद शुरू हो जाते हैं, मिस्र पर हमले शुरू हो जाते हैं, चीज़ें गड़बड़ाती हैं। अब जब सुएज नहर का मामला शुरू होता है, विवाद खड़ा होता है, तो उसी विवाद के तहत हम देखते हैं कि पनामा नहर पर अमेरिका के स्वामित्व के लिए भी विरोध शुरू हो जाते हैं और पनामा के लोग पनामा नहर पर जाकर के अमेरिका के अधिकार का विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है और काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है अमेरिका को। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका 1977 में आकर के हथियार डाल देता है। कब आकर के हथियार डाल देता है? 1977 में आकर अमेरिका अपने हथियार डाल देता है। हथियार किस प्रकार से डालता है? अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर
यहाँ पे पनामा के सैन्य नेता जिसका नाम था उमर टोरिजोस, उसके साथ में करते हैं समझौता, और उमर टोरिजोस के साथ में समझौता करने के बाद में जो इसके संचालन और स्वामित्व के अधिकार थे वो दे देते हैं पनामा को कि भैया तुम्हारे क्षेत्र में पड़ती है, तुम ही संभालो सभी चीजें, अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करो। ये समझौता होता तो 1977 में, लेकिन 1977 में होने के बाद में 31 दिसंबर 1999 से ये समझौता लागू होता, यानी कि 31 दिसंबर 1999 वो डेट थी जिस दिन पनामा नहर का अधिकार अमेरिका के हाथ से निकलकर पनामा के पास में पहुंच गया था। चीजें क्लियर हैं सभी लोगों को। अब ये दिन है और इस दिन के बाद से आज तक पनामा कैनाल को पूरी तरह से संभाल कौन रहा है? संभालने का काम कर रहा है अब पनामा ही। तो अब नियंत्रण उसके पास में, तो टैरिफ बढ़ाने हैं, घटाने हैं, चीजों को कैसे मैनेज करना है वो अब इसको ही करना है। तो यही सभी चीजें जो हैं वो चलती आ रही थी। अब फिलहाल बाकी राष्ट्रपतियों ने तो कोई भी विवाद उठाया नहीं। देखिए समझौते वाली तस्वीरें जो हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से चीजें जो थी वो कंप्लीट करी थी इन लोगों ने मिलकर। अब जो बाकी राष्ट्रपति रहे बीते दिनों, उनमें से किसी ने तो इस मुद्दे पर विवाद नहीं उठाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा विवाद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि देखिए जिस समय संधि की गई थी दोनों देशों के बीच में, उस समय संधि के अंदर एक खास बिंदु ये शामिल किया गया था कि अगर पनामा नहर के संचालन के मामले में नैतिक और कानूनी सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो ऐसी स्थिति में अमेरिका इस कैनाल का अधिकार वापस ले सकता है, नियंत्रण इसके ऊपर से वापस ले सकता है। ये चीजें भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर इनका यही कहना है कि आप चीजें मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आपसे हम इस कैनाल को वापस ले सकते हैं। अब इसकी वजह से पनामा की सरकार तो बहुत ज़्यादा परेशान है और चीज़ें अब इस प्रकार से और दिक्कतों में आ गई है कि अमेरिकी कंपनी के नियंत्रण में आने वाले हैं 2 बंदरगाह पनामा कैनाल के। क्लियर है बात सारी? तो वर्तमान में जो पूरा का पूरा चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय इसी प्रकार से ये बना हुआ है और सारा का सारा मामला यही है। क्लियर है बात सारी? तो इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी न्यूज़ अपने आप में, और बहुत सारी खास चीज़ें आप लोगों को बताई है, नोट डाउन करके रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आप लोगों से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तैयार रहिएगा एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को फेस करने के लिए। बाकी सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाकी साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करके जरूर जाइएगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।